हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी असफलता से घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि कुछ एक ही जगह पर ठहर जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे माइंडसेट में। कैरल एस ड्वेक की यह अद्भुत किताब हमें यह समझाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित गाइड है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हमारे समाज में अक्सर यही सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या यह सच में इतना ही आसान है? अगर ऐसा होता तो हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल होता। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम जिंदगी में कितनी दूर तक जा सकते हैं। ड्वेक ने दो तरह के माइंडसेट्स को डिफाइन किया है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और आलोचना से बचते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं लगातार विकसित हो सकती हैं, अगर वे मेहनत करें और सही रणनीति अपनाएं। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि वे पहले से ही सीमित क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं, तो क्या वे अपनी फील्ड में महान बन पाते? नहीं। इन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर असफलता को एक नए सबक की तरह लिया। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकें। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी लाइफ में शानदार सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने करियर, पढ़ाई, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपके जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने का एक सुनहरा अवसर है। तो चलिए डाइव करते हैं इस पावरफुल किताब के विजडम में और जानते हैं कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ जरा सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ अपने ही बनाए गए दायरे में सिमट जाते हैं? यह सब हमारी सोच की संरचना पर निर्भर करता है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम जो भी हासिल करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, यह सब हमारे माइंडसेट से नियंत्रित होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक सच्चाई है। ड्वेक अपने रिसर्च के दौरान इस नतीजे पर पहुंची कि इंसानों के माइंडसेट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकसित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और इंटेलिजेंस जन्मजात होती हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। वे असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं और चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। जब वे किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यह उनके लिए नहीं बनी है और वे हार मान लेते हैं। उनके लिए असफलता कोशिश करने के बजाय एक स्थायी निशान बन जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, अगर वे मेहनत करें और सही अप्रोच अपनाएं। वे जानते हैं कि सीखना और ग्रोथ एक प्रक्रिया है और असफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए असफलता एक सबक होती है, न कि कोई स्थायी ठप्पा। अब सवाल उठता है, क्या हमारा माइंडसेट हमारे बचपन में ही तय हो जाता है? क्या इसे बदला जा सकता है? हमारा माइंडसेट पूरी तरह से लचीला, फ्लेक्सिबल होता है। यह हमारे अनुभवों, परवरिश
और हमें मिली हुई शिक्षाओं से विकसित होता है। जब बच्चे को यह कहा जाता है कि तुम बहुत होशियार हो, तो वह सोच सकता है कि होशियारी एक स्थायी चीज है जो या तो होती है या नहीं होती। लेकिन जब उसे यह सिखाया जाता है कि तुमने मेहनत करके यह सीखा, तो वह समझता है कि मेहनत और प्रयास से किसी भी चीज में बेहतर हुआ जा सकता है। एक स्कूल में 2 ग्रुप्स के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं। दूसरे ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वे बहुत मेहनती हैं और लगातार सीखने की क्षमता रखते हैं। जब दोनों ग्रुप्स को एक कठिन टास्क दिया गया, तो पहला ग्रुप जल्दी हार मान गया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनके टैलेंट के बाहर की चीज है। वहीं दूसरा ग्रुप लगातार कोशिश करता रहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे सीख सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि अगर हम खुद को सीमित मानेंगे तो हम सीमित ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लिया है? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपका माइंडसेट आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। आप हर असफलता को सीखने का अवसर बना सकते हैं और हर मुश्किल को एक नई शुरुआत की तरह देख सकते हैं। डुवेक का यह विचार न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए, बल्कि शिक्षा, बिजनेस, खेल और रिश्तों में भी उतना ही प्रभावी है। जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं हार मानूंगा या इसे सीखने का एक अवसर बना लूंगा? जवाब ही तय करेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, फिक्स्ड या ग्रोथ। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स, माइंडसेट्स के अंदर की दुनिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको कहता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप यह मान लेते हैं कि शायद आप वाकई इस काम में कभी अच्छे नहीं हो सकते? यही वो जगह है जहां हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। यह सिर्फ 2 अलग अलग सोचने के तरीकों की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मानसिक ढांचा है जो हमारी हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय और हर प्रयास को प्रभावित करता है। माइंडसेट्स केवल हमारे विश्वास नहीं हैं, बल्कि यह हमारी जिंदगी की पूरी दिशा को तय करने वाली शक्ति है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता या शिक्षकों से यह सुनता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो यह एक फिक्स्ड माइंडसेट की नींव रख सकता है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका एक छुपा हुआ असर यह होता है कि वह बच्चा यह मान सकता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसके टैलेंट पर निर्भर है, न कि उसके प्रयासों पर। अब अगर वह किसी मुश्किल स्थिति का सामना करता है और असफल होता है, तो उसे यह महसूस हो सकता है कि शायद वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना लोगों ने कहा था। इसके बाद वह चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं असफलता उसकी स्मार्टनेस को गलत साबित न कर दे। दूसरी ओर, अगर वही बच्चा यह सुनता है कि तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली, तो उसका माइंडसेट ग्रोथ और बढ़ता है। अब वह यह समझने लगता है कि टैलेंट कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि यह मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण का नतीजा है। जब वह किसी मुश्किल से टकराएगा, तो उसे लगेगा कि वह इसे सीखकर और बेहतर कर सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान पर एक सीधा आघात मानते हैं। जब वे किसी मुश्किल समस्या का सामना करते हैं, तो वे यह सोचने लगते हैं कि शायद वे इतने काबिल नहीं हैं। वे खुद को चुनौती से दूर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी क्षमताओं पर कोई सवाल न उठे। दूसरी तरफ, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सीखने का एक मौका छुपा होता है, और वे खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ड्वेक और उनकी टीम ने कुछ छात्रों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को आसान सवाल दिए गए
और उन्हें उनकी स्मार्टनेस के लिए सराहा गया। दूसरे ग्रुप को कठिन सवाल दिए गए और उन्हें उनकी मेहनत और प्रयास के लिए प्रेरित किया गया। जब दोनों ग्रुप्स को और भी मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा तो पहले ग्रुप के बच्चे घबरा गए और असफलता से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे और ज्यादा उत्साहित हो गए और सवालों को हल करने के लिए और मेहनत करने लगे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जब हम अपनी सफलता को टैलेंट से जोड़ लेते हैं तो हम असफलता से डरने लगते हैं, लेकिन जब हम इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं तो हम खुद को हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। माइंडसेट्स सिर्फ पढ़ाई और करियर तक सीमित नहीं हैं, यह हमारे हर क्षेत्र में असर डालते हैं। खेल, बिजनेस, रिश्ते और यहां तक कि हमारी खुद की सोचने की क्षमता पर भी। अगर किसी एथलीट को यह सिखाया जाता है कि वह जन्म से ही एक चैंपियन है तो एक हार उसे पूरी तरह से तोड़ सकती है, लेकिन अगर उसे यह सिखाया जाता है कि वह हर दिन मेहनत करके खुद को और बेहतर बना सकता है तो वह हर हार से कुछ सीखकर एक नए जोश के साथ वापसी करेगा। अब जरा अपने जीवन में झांकिए। कितनी बार आपने किसी चुनौती से बचने की कोशिश की सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि शायद आप इसमें अच्छे नहीं हैं? क्या आपने कभी किसी असफलता को अपनी क्षमताओं का आखिरी सच मान लिया है? अगर हां, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है, लेकिन याद रखिए, माइंडसेट बदले जा सकते हैं। ड्वेक हमें यही सिखाती हैं कि हमारी सोच कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह बदल सकती है, विकसित हो सकती है। हम अपनी आदतों को, अपने विचारों को और अपनी मानसिकता को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां हम खुद को लगातार बेहतर बना सकें। तो अगली बार जब आपको कोई मुश्किल नजर आए तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं इसे एक चुनौती की तरह देखूंगा या इससे भाग जाऊंगा? जवाब आपके माइंडसेट को परिभाषित करेगा और अगर आप चाहें तो आप इसे आज से ही बदल सकते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट, क्षमताओं और उपलब्धियों की सच्चाई। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के ही सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते? क्या सच में कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और बाकी सिर्फ उनकी परछाई में रह जाते हैं, या फिर सफलता किसी और चीज पर निर्भर करती है? यह सवाल जितने सामान्य लगते हैं उतने ही गहरे हैं और इनका जवाब हमारे माइंडसेट में छुपा है। हमारी क्षमताएं, एबिलिटीज और हमारी उपलब्धियां, अकॉम्प्लिशमेंट्स, केवल जन्मजात टैलेंट का नतीजा नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने टैलेंट और क्षमताओं को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट ही यह तय करता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि प्रतिभा, टैलेंट ही सब कुछ होती है। अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा है तो लोग कहेंगे कि वह जन्म से ही गणित का जीनियस है। अगर कोई कलाकार बेहतरीन पेंटिंग बनाता है तो लोग मान लेंगे कि यह उसकी नेचुरल गिफ्ट है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या टैलेंट ही आखिरी चीज है, या फिर मेहनत और सही माइंडसेट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? टैलेंट एक शुरुआती लाभ तो दे सकता है, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। उन्होंने देखा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय हो चुकी हैं। अगर वे किसी चीज में अच्छे हैं तो वे उसे जारी रखते हैं, लेकिन अगर वे किसी चीज में संघर्ष करते हैं तो वे जल्दी हार मान लेते हैं। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो यह साबित हो जाएगा कि वे उतने टैलेंटेड नहीं हैं। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि क्षमताएं केवल जन्म से ही नहीं आती, बल्कि उन्हें मेहनत और सही दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है। वे असफलता को एक सबक के रूप में देखते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। वे मानते हैं कि लगातार अभ्यास और सही रणनीति से वे किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण माइकल जॉर्डन का है। लोग कहते हैं कि वह जन्मजात महान खिलाड़ी थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। जब वे स्कूल में थे तब उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि वे उस समय उतने अच्छे नहीं थे। अगर वे फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो शायद उन्होंने कभी बास्केटबॉल को गंभीरता से नहीं लिया होता।
लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अपनी कमियों पर काम किया, घंटों तक प्रैक्टिस की और खुद को दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में शामिल किया। उनकी सफलता सिर्फ टैलेंट का नतीजा नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत, सही माइंडसेट और लगातार सुधार की प्रक्रिया का परिणाम थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद को असफलता से बचाने के लिए आसान रास्ते चुनते हैं। वे ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से ही अच्छे हैं, ताकि उन्हें खुद को साबित करने की जरूरत न पड़े। लेकिन यह सोच लंबे समय में उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने से नहीं डरते, वे असफल होने से नहीं घबराते, बल्कि वे हर असफलता को अपने लिए एक अवसर की तरह देखते हैं। एक और दिलचस्प रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बच्चों के 2 ग्रुप्स पर अध्ययन किया। पहले ग्रुप के बच्चों को यह बताया गया कि वे बहुत स्मार्ट हैं और उनकी सफलता उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से है। दूसरे ग्रुप के बच्चों को यह बताया गया कि वे इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। जब इन बच्चों को बाद में एक कठिन टेस्ट दिया गया, तो पहले ग्रुप के बच्चे जल्दी हार मान गए, क्योंकि वे अपनी स्मार्टनेस को बचाना चाहते थे और असफलता को खुद से जोड़कर देखने लगे। लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चे डटे रहे और लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेहनत से वे बेहतर कर सकते हैं। सफलता केवल जन्मजात टैलेंट का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने टैलेंट को कैसे विकसित करते हैं। अगर हम यह मान लें कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हम सच में उसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं, तो हम खुद को सीमित कर लेंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो चुनौतियों से बचते हैं और असफलता से डरते हैं, या फिर आप उन लोगों में से होंगे जो हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखते हैं। चैप्टर 4, खेल, एक चैंपियन का माइंडसेट, बिजनेस, माइंडसेट और लीडरशिप, रिश्ते, प्यार में माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक चैंपियन और एक आम खिलाड़ी में क्या फर्क होता है? क्या कोई जन्म से ही विजेता बनकर आता है, या फिर यह कुछ ऐसा है जिसे विकसित किया जा सकता है? क्या बिजनेस की दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे टैलेंटेड हैं, या फिर उनका माइंडसेट उन्हें सबसे अलग बनाता है? और क्या रिश्तों में भी माइंडसेट की भूमिका होती है? ये सभी सवाल हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़े हैं। खेल, बिजनेस और रिश्ते, इन सभी क्षेत्रों में हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। जब हम खेल की दुनिया में झांकते हैं, तो हमें कई ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन अगर हम उनके सफर को गहराई से देखें, तो पाएंगे कि उनमें केवल टैलेंट नहीं, बल्कि एक खास माइंडसेट भी था। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को ही लीजिए। एक समय ऐसा था जब उन्हें उनकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता, तो वे यही सोचकर बैठ जाते कि वे अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट था, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे मेहनत करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने असफलता को अपने आत्मसम्मान का सवाल नहीं बनाया, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में लिया और हर रोज खुद को बेहतर बनाने में जुट गए। चैंपियन बनने के लिए केवल शारीरिक क्षमता ही काफी नहीं होती। असली चैंपियन वे होते हैं जो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। वे हर हार को अपनी ताकत बनाते हैं और यह मानते हैं कि सुधार की कोई सीमा नहीं होती। इसी वजह से वे हर बार खुद को एक नए मुकाम पर ले जाते हैं। अब आइए खेल की दुनिया से बिजनेस की दुनिया में चलते हैं। एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या सबसे जरूरी है? क्या केवल बुद्धिमानी और अनुभव ही एक व्यक्ति को महान लीडर बना सकते हैं? नहीं। ड्वेक बताती हैं कि लीडरशिप में भी माइंडसेट सबसे बड़ा रोल निभाता है। कुछ लीडर्स खुद को सर्वशक्तिमान मानते हैं। वे सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और उन्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है। ऐसे लीडर्स आलोचना को नकारते हैं, बदलाव से डरते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता
और हर कोई सुधार कर सकता है। वे अपनी टीम के सुझावों को महत्व देते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। स्टीव जॉब्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्हें पहली बार एप्पल से निकाल दिया गया था तो वे हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को एक अवसर की तरह देखा और खुद को फिर से खड़ा किया। उन्होंने नई चीजें सीखीं, अपनी लीडरशिप को और बेहतर बनाया और अंत में एक विजेता बनकर लौटे। यह उनके ग्रोथ माइंडसेट का ही नतीजा था, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली लीडर्स में से एक बना दिया। अब बात करते हैं रिश्तों की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते क्यों मजबूत बने रहते हैं, जबकि कुछ रिश्ते थोड़ी सी मुश्किल में टूट जाते हैं? इसका कारण भी माइंडसेट में छुपा हुआ है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में यह मानते हैं कि अगर कोई समस्या आ रही है तो शायद यह रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। वे यह सोचते हैं कि सच्चा प्यार बिना किसी मेहनत के खुद ही चलना चाहिए। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि हर रिश्ता समय और प्रयास मांगता है। वे यह मानते हैं कि यदि किसी रिश्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए, बल्कि यह एक अवसर है जिससे दोनों लोग एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और साथ मिलकर एक मजबूत बंधन बना सकते हैं। सच्चे और मजबूत रिश्ते वे होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उन पर बातचीत करते हैं और मिलकर समाधान निकालते हैं। वे आलोचना को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते, बल्कि इसे सुधार का अवसर समझते हैं। हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में हमारा माइंडसेट ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। खेल में, बिजनेस में या फिर रिश्तों में। अगर हम यह मान लें कि हम सीख सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हम सच में ऐसा कर सकते हैं। चैप्टर 5, माता पिता, शिक्षक और कोच। माइंडसेट्स कहां से आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा माइंडसेट आखिर आता कहां से है? हम क्यों किसी चुनौती को लेकर घबरा जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी चुनौती को एक अवसर की तरह देखते हैं? क्यों कुछ बच्चे जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ थोड़ी सी असफलता के बाद ही हार मान लेते हैं? इसका जवाब उन लोगों में छुपा है जो हमारे शुरुआती जीवन को आकार देते हैं, हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच। हमारा माइंडसेट कहीं से भी अचानक नहीं आता, बल्कि यह उन संदेशों और व्यवहारों से बनता है जो हमें बचपन से मिलते हैं। बचपन में हम एक कोरे कागज की तरह होते हैं। हमारे माता पिता जो हमें बताते हैं, हमारे शिक्षक जो हमें सिखाते हैं और हमारे कोच जो हमें प्रेरित करते हैं, यही सब मिलकर हमारी सोच की नींव रखते हैं। अगर किसी बच्चे को यह बार बार बताया जाए कि वह बहुत होशियार है, तो वह अपनी स्मार्टनेस को ही अपनी पहचान मानने लगता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, तो वह अपने दिमाग को खुला रखता है और सीखने की प्रक्रिया को एंजॉय करता है। कई बार माता पिता अनजाने में अपने बच्चों के माइंडसेट को सीमित कर देते हैं। जब वे अपने बच्चे को कहते हैं, तुम तो जन्म से ही जीनियस हो, तो यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यह फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देता है। बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी नेचुरल एबिलिटीज पर निर्भर करती है। लेकिन जब वही बच्चा किसी कठिनाई का सामना करता है और कुछ नया सीखने में संघर्ष करता है, तो उसे लगता है कि वह उतना होशियार नहीं है जितना उसे बताया गया था। इसका नतीजा यह होता है कि वह चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर वह असफल हुआ तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। दूसरी ओर, जब माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि तुम मेहनत करोगे तो सब कुछ सीख सकते हो, तो वे एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करते हैं। ऐसा बच्चा असफलता से नहीं डरता, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखता है। वह जानता है कि अगर वह अभ्यास करता रहेगा तो वह किसी भी कौशल में महारत हासिल कर सकता है। जिन बच्चों को उनकी मेहनत और प्रयास के लिए सराहा जाता है, वे ज्यादा लचीले और आत्मविश्वासी बनते हैं। अब बात करते हैं शिक्षकों की भूमिका की। एक अच्छा शिक्षक न केवल अपने छात्रों को ज्ञान देता है, बल्कि उनके माइंडसेट को भी आकार देता है। कुछ शिक्षक मानते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं और बाकी बच्चे उनसे पीछे रह जाएंगे।
यह फिक्स्ड माइंडसेट का संकेत है और यह छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब कोई शिक्षक यह मान लेता है कि कुछ बच्चे गणित में कभी अच्छे नहीं हो सकते या कुछ बच्चे हमेशा औसत ही रहेंगे, तो वे अनजाने में उन बच्चों के आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसके विपरीत एक ग्रोथ माइंडसेट वाला शिक्षक हर बच्चे को सीखने का अवसर देता है। वह जानता है कि हर छात्र अलग होता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो सभी अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। डुवेक ने अपने रिसर्च में देखा कि जब शिक्षक छात्रों को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम जरूर सीखोगे, तो वे कठिन विषयों में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। अब आते हैं कोच की भूमिका पर। खेल के मैदान में भी माइंडसेट उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी क्लासरूम में। एक अच्छा कोच केवल शारीरिक क्षमताओं को ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता को भी विकसित करता है। जब कोच केवल जीत पर जोर देता है और असफलता को नकारात्मक रूप में देखता है तो खिलाड़ी जल्दी हार मानने लगते हैं। लेकिन जब कोच यह सिखाता है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है तो खिलाड़ी और भी मजबूत बनते हैं। ड्वेक ने कई सफल एथलीट्स और उनके कोच का अध्ययन किया और पाया कि महान कोच हमेशा अपने खिलाड़ियों को सुधार की मानसिकता सिखाते हैं। वे उन्हें यह नहीं बताते कि वे सिर्फ टैलेंटेड हैं, बल्कि यह सिखाते हैं कि मेहनत और सही रणनीति के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। उन्होंने पाया कि सबसे सफल खिलाड़ी वे होते हैं जो अपने खेल में लगातार सुधार के लिए तैयार रहते हैं, न कि वे जो सिर्फ अपने टैलेंट पर निर्भर रहते हैं। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारे खुद के विचारों से नहीं बनता, बल्कि यह उन लोगों से आकार लेता है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर माता पिता, शिक्षक और कोच सही दिशा में मार्गदर्शन दें तो कोई भी बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है और जिंदगी में महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। चैप्टर 6, माइंडसेट को बदलना, बदलाव की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई चुनौती आपके सामने आई और आपने खुद से कह दिया, मैं यह नहीं कर सकता, या फिर किसी असफलता के बाद अपने आप पर ही संदेह किया? अगर हां, तो इसका कारण आपका माइंडसेट हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। चाहे हम कितने भी सालों से फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहे हों, हम खुद को बदल सकते हैं और यह बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। बदलाव आसान नहीं होता। हमारा माइंडसेट हमारे विचारों, अनुभवों और समाज से बने पैटर्न्स से तैयार होता है। जब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस जन्मजात होते हैं, तो हम उन सीमाओं को मानने लगते हैं। जब हमें बार बार असफलता से डराया जाता है, तो हम जोखिम लेने से बचने लगते हैं। लेकिन ड्वेक बताती हैं कि यह डर, यह सीमाएं असली नहीं है। यह सिर्फ हमारी सोच के बनाए हुए जाल हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे दिमाग की बनावट कुछ इस तरह की है कि यह लगातार सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। न्यूरोसाइंस यह साबित कर चुका है कि जब हम किसी नई चीज पर मेहनत करते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मतलब, अगर आज हम खुद को किसी चीज में कमजोर समझते हैं तो हम अभ्यास और सही माइंडसेट से उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी वह यह है कि हमें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि बदलाव संभव है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला बदलाव हमारे सोचने के तरीके में आता है। पहले जहां हम चुनौतियों को देखकर डर जाते थे, अब हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। पहले जहां असफलता का डर हमें पीछे खींचता था, अब हम उसे सीखने के एक मौके की तरह अपनाने लगते हैं। लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू करते हैं। हर किसी के मन में एक फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस होती है। यह वह आवाज है जो हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, कि अगर हम असफल हुए तो लोग हमें जज करेंगे, कि अगर हम किसी चीज में माहिर नहीं हैं तो शायद हम कभी नहीं हो सकते। लेकिन इसी के साथ हमारे अंदर एक और आवाज होती है, ग्रोथ माइंडसेट वॉइस, जो हमें प्रेरित करती है, हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर असफलता हमें सीखने का मौका देती है
कि हमारी क्षमताएं तयशुदा नहीं हैं, बल्कि वे विकसित की जा सकती हैं। जब भी हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे तो हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग कहे तुम यह नहीं कर सकते, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं अभ्यास करूं, सीखूं और मेहनत करूं तो क्या मैं यह कर सकता हूं? जब हमारा दिमाग कहे तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तो हमें जवाब देना चाहिए, स्मार्टनेस स्थायी नहीं होती, मैं इसे विकसित कर सकता हूं। बदलाव के इस सफर में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। कोई भी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। कई बार ऐसा होगा कि हम पुरानी सोच में लौट आएंगे, चुनौतियों से डर जाएंगे, असफलताओं से निराश हो जाएंगे। लेकिन यही वह पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। हमारे आसपास का वातावरण हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद को सीमाओं में रखते हैं, जो असफलता से डरते हैं, जो नए अवसरों से भागते हैं, तो हमारे लिए भी फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, जो निरंतर सीखने को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी बदलने लगता है। इसीलिए हमें अपने आसपास ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित किया जाए। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे किसी भी उम्र में किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। हमें खुद पर विश्वास करना होगा, हमें अपनी सोच को चुनौती देनी होगी, हमें नई चीजें सीखनी होंगी, और सबसे जरूरी बात, हमें कभी भी खुद को सीमित नहीं करना होगा। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हमें बस अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत पहचाननी होगी, और फिर हमारी जिंदगी की हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हमें यह सीखने को मिला कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली कुंजी है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल लें तो जिंदगी की हर चुनौती एक नए अवसर में बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित रखता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, असफलताओं से सीखना होगा और हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ना होगा। तो चलिए डाइव करते हैं इस फैसिनेटिंग और रहस्यमयी दुनिया में और समझते हैं कि कैसे डार्क साइकोलॉजी हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहां तक कि हमारे एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बिना कुछ कहे भी माहौल को अपने नियंत्रण में ले लेता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि सामने वाले को यह तक पता नहीं चलता कि वह उनकी मर्जी से नहीं, बल्कि उनके दिमाग के जाल में फंसकर निर्णय ले रहा है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी के गहरे सीक्रेट्स और स्ट्रेटजीज हैं, जिनका उपयोग वे लोग करते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों के मन और भावनाओं से खेलना जानते हैं। डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिसमें मनोवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके किसी के सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने के तरीके को बदला जाता है। इसे समझने वाले लोग दूसरों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की क्षमता रखते हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं होने देते। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सही व्यक्ति एथिकल तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन गलत व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग डार्क साइकोलॉजी में निपुण होते हैं वे कुछ खास स्ट्रेटजीज का उपयोग करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है इमोशनल मिररिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें मैनिपुलेटर सामने वाले की भावनाओं, हाव भाव और सोचने के तरीके को सटल रूप से कॉपी करता है। जब कोई आपके हाव भाव, बोलने के अंदाज और व्यवहार को धीरे धीरे अपनाने लगता है तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। इससे आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति एक अनजाना विश्वास पैदा हो जाता है और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। एक और शक्तिशाली रणनीति है फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है। जब हमें किसी चीज का डर होता है तो हम उसे टालने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने वाले लोग इस डर का फायदा उठाते हैं
वे सटली ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके दिमाग में अनिश्चितता और भय पैदा करें। वे यह दिखाते हैं कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो सकता है। यह डर फाइनेंशियल लॉस, सोशल रिजेक्शन या इमोशनल ब्रेकडाउन का हो सकता है। डर का सही इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में वह नैरेटिव सेट कर सकता है जो उसके फायदे के लिए काम करता है। इसके अलावा गैसलाइटिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे डार्क साइकोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे आपकी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, जिससे आपको अपने ही विचारों और यादों पर संदेह होने लगे। आपको यह महसूस होने लगता है कि शायद आप ही गलत हैं और सामने वाला सही है। जब कोई लगातार यह कहे कि तुम चीजों को गलत समझ रहे हो या तुम्हारी याददाश्त धोखा दे रही है, तो यह गैसलाइटिंग का संकेत हो सकता है। यह तकनीक इतनी खतरनाक होती है कि व्यक्ति अपनी ही सोच पर शक करने लगता है और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का एक और छिपा हुआ रहस्य है गिल्ट ट्रिपिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति दूसरे के अंदर अपराध बोध की भावना जगाता है ताकि वह उसकी बात मानने को मजबूर हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई यह कहे, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह दिखाएगा कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह गिल्ट ट्रिपिंग का एक उदाहरण है। यह एक सटल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिससे लोग दूसरों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। डार्क साइकोलॉजी के इन सीक्रेट्स का इस्तेमाल सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं बल्कि बड़े स्तर पर भी किया जाता है। राजनीति, बिजनेस, मार्केटिंग और सोशल मीडिया में भी यह तकनीकें अपनाई जाती हैं। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोगों के मनोविज्ञान को समझकर विज्ञापन तैयार करती हैं। वे स्कैरसिटी का डर दिखाती हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर या स्टॉक रनिंग आउट फास्ट, जिससे ग्राहक इंपल्स में आकर तुरंत निर्णय लेते हैं। इसी तरह कई नेता जनता के इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी रणनीतियों को सफल बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है आइसोलेशन टेक्निक। इसमें मैनिपुलेटर धीरे धीरे अपने शिकार को बाकी दुनिया से दूर करता है ताकि वह पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए। वह यह महसूस कराता है कि बाकी लोग भरोसेमंद नहीं हैं, सिर्फ वही व्यक्ति सही है। जब कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो वह मैनिपुलेटर की बातों पर और अधिक निर्भर हो जाता है। यह तकनीक अब्यूजिव रिलेशनशिप्स और कल्ट्स में अक्सर देखी जाती है। यह सब जानकर शायद आपको लग रहा होगा कि डार्क साइकोलॉजी का उपयोग केवल बुरे लोग करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक टूल है जिसे कोई भी सही या गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप इन तकनीकों को पहचानना सीख जाएं, तो आप न केवल दूसरों की मैनिपुलेशन से बच सकते हैं बल्कि खुद को मेंटली स्ट्रांग भी बना सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आप इन रणनीतियों को पहचानने में सक्षम हैं? क्या आप जानते हैं कि कोई आपके साथ इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप खुद को इससे बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी के रहस्यों को जानना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल कर सकें, बल्कि इसलिए भी कि आप खुद को कंट्रोल करना सीखें। जब आप इन गहरी मानसिक चालों को समझ लेते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक मेंटल शील्ड की तरह या एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह। चैप्टर 2, एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के दिमाग में चल रही गहरी चालों को समझने की ताकत अगर आपके पास हो तो आप कितनी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं? क्या अगर आपको यह पता चल जाए कि कोई आपके साथ खेल खेल रहा है तो आप उसके जाल में फंसने से पहले ही खुद को बचा सकते हैं? यह सब समझने के लिए हमें डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना होगा। यह कोई साधारण मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग के उन पहलुओं की गहराई में जाने की कोशिश है जिनके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं हैं। डार्क साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जो पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस पर आधारित होता है। यह इंसानों के कमजोर बिंदुओं को समझने, उनकी इच्छाओं और डर को मैनिपुलेट करने
और उन्हें एक ऐसी दिशा में ले जाने की कला है जिसमें वे खुद भी यह महसूस नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। यह उन मानसिक तकनीकों का गहन अध्ययन है जिनका उपयोग अक्सर नार्सिसिस्ट्स, साइकोपैथ्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमें गिल्ट ट्रिप में डालते हैं या फिर हमारे डर का फायदा उठाकर हमें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी डिसीजंस, हमारी सोच और यहां तक कि हमारे इमोशंस भी सटली कंट्रोल्ड हो रहे हैं। लेकिन जब हम डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि किस तरह से कुछ लोग हमारी भावनाओं, हमारी सोच और हमारी धारणाओं को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि हम यह जानें कि आखिर इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। हमारे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स, हमारे फियर्स, डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज ही हमें वल्नरेबल बनाते हैं। जब कोई हमें अप्रूवल देता है तो हम खुश होते हैं और जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। जब कोई हमारे डर को ट्रिगर करता है तो हम घबरा जाते हैं और जब कोई हमें वैलिडेशन देता है तो हम उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यही साइकोलॉजी है और यही वह आधार है जिस पर डार्क साइकोलॉजी काम करती है। सोचिए, जब कोई मैनिपुलेटर आपको यह महसूस कराता है कि आप गलत हैं और वह सही है, तो क्या यह सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है? जब कोई आपको यह कहकर कंट्रोल करता है कि आप उसे डिसअपॉइंटेड नहीं करना चाहते, तो क्या यह सिर्फ एक इमोशनल रिक्वेस्ट है? जब कोई आपको फियर बेस्ड डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है, तो क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है? नहीं, यह सब डार्क साइकोलॉजी के टैक्टिक्स हैं जिनका उपयोग करके लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डार्क साइकोलॉजी के कुछ सबसे खतरनाक वेपन्स होते हैं: मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। ये सभी टेक्निक्स एक ही चीज पर केंद्रित होती हैं: दूसरे व्यक्ति के इमोशंस और थॉट्स को सटली कंट्रोल करना। जब कोई आपको गिल्ट ट्रिप करता है और आपको इस तरह फील कराता है कि आप बुरे इंसान हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप उनकी बात मान लें, तो ये डार्क साइकोलॉजी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब कोई आपकी परसेप्शन को मैनिपुलेट करता है और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी ही सोच गलत है, तो ये गैसलाइटिंग कहलाता है। और जब कोई आपको धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए डिसेप्शन यानी धोखे का इस्तेमाल करता है, तो यह भी डार्क साइकोलॉजी का एक हिस्सा होता है। डार्क साइकोलॉजी का एक और पहलू है पर्सुएजन वर्सेस मैनिपुलेशन। बहुत से लोग पर्सुएजन और मैनिपुलेशन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोनों में एक सटल फर्क है। पर्सुएजन यानी मनाने की कला एक एथिकल स्किल होती है जिसमें सामने वाले को बिना दबाव डाले लॉजिक और इमोशंस के संतुलन के साथ अपनी बात पर सहमत किया जाता है। लेकिन मैनिपुलेशन एक अनएथिकल तरीका होता है जिसमें सामने वाले की भावनाओं के साथ खेलकर उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का सही अध्ययन करने पर हमें यह समझ में आता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और किन परिस्थितियों में वे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इस ज्ञान को हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें, बल्कि इसका सही उपयोग हमें सेल्फ डिफेंस में मदद कर सकता है। जब हमें यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो हम सचेत हो जाते हैं और उस जाल में फंसने से बच सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आप जानते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डार्क साइकोलॉजी के किसी न किसी टेक्निक का शिकार हो चुके हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी डिसीजंस आपके खुद के नहीं थे, बल्कि किसी ने सटल तरीके से आपको उन्हें लेने के लिए मजबूर कर दिया? क्या आप कभी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रहे हैं जहां आपको गैसलाइटिंग या गिल्ट ट्रिपिंग का शिकार बनाया गया हो? डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना एक तरह से खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। यह सिर्फ मैनिपुलेशन को समझने का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक मेंटल आर्मर है जो आपको उन लोगों से बचा सकता है जो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं। जब आप डार्क साइकोलॉजी के पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप किसी के भी साइकोलॉजिकल गेम्स में फंसने से बच सकते हैं। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन के डिसीजंस को
ज्यादा कॉन्शियस तरीके से ले सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप दूसरों के हाथों में एक पपेट की तरह रहना चाहेंगे, या आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर खुद के लिए एक मजबूत मेंटल शील्ड तैयार करेंगे। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी बात मनवाने में कैसे सफल हो जाते हैं? वे बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना कोई जबरदस्त तर्क दिए, सिर्फ शब्दों और हाव भाव के जरिए सामने वाले की सोच और निर्णयों को अपने अनुसार मोड़ देते हैं। यह सब सिर्फ एक कला का नतीजा है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक खेल है जो इंसानों की भावनाओं, उनके डर, उनकी इच्छाओं और उनकी असुरक्षाओं पर खेला जाता है। एक कुशल मैनिपुलेटर वह होता है जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर उसे ऐसा महसूस कराता है कि वह खुद ही उस निर्णय तक पहुंचा है, जबकि असल में हर कदम उसकी योजना के मुताबिक उठाया गया होता है। सोचिए, जब कोई आपसे कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे, तो यह प्यार की मांग है या एक चालाकी से घड़ी गई मानसिक चाल? जब कोई आपको गिल्ट महसूस कराता है कि आपने उनकी मदद नहीं की, भले ही आपके पास सही कारण थे, तो यह सिर्फ एक सीधा सा अनुरोध था या एक मनोवैज्ञानिक जाल? जब कोई अपने शब्दों के माध्यम से आपको यह विश्वास दिला देता है कि आपकी ही सोच गलत है और वे सही हैं, तो यह सिर्फ एक बहस थी या दिमाग से खेला गया एक सटल अटैक? मैनिपुलेशन की जड़ें हमारी भावनाओं में गहराई से ढसी होती हैं। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। हम सभी प्यार, सम्मान, सुरक्षा और स्वीकृति चाहते हैं, और जब कोई इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में ले आता है, तब वह हमें अपने अनुसार मोड़ सकता है। यह कला इतनी सूक्ष्म होती है कि अक्सर हमें एहसास ही नहीं होता कि हम मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में हर डिसीजन हमें एक खास दिशा में धकेलने के लिए केयरफुली प्लान्ड होता है। एक कुशल मैनिपुलेटर यह जानता है कि किस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ लोगों को वैलिडेशन की जरूरत होती है, कुछ को डराया जा सकता है, कुछ को गिल्ट में डुबोकर कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ को ऐसी परिस्थितियों में फंसाकर मैनिपुलेटेड किया जा सकता है जहां उनके पास कोई और रास्ता ही न बचे। यह सब एक मानसिक खेल का हिस्सा है जहां कोई हार मानता नहीं दिखता, लेकिन असल में एक व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से हार चुका होता है। आपने शायद रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में या अपने निजी जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहां लोग दूसरों की भावनाओं से खेलकर अपना काम निकलवा लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको कोई ऐसा काम करने के लिए राजी कर लिया जो आप करना नहीं चाहते थे? क्या आपको कभी गिल्ट ट्रिप में डालकर कोई ऐसा काम कराया गया जिससे आपको बाद में लगा कि आपने खुद के साथ अन्याय किया? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आप हमेशा खुद को दोषी महसूस करें? मैनिपुलेशन के कई रूप होते हैं: गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग, पैसिव एग्रेसिवनेस और सटल माइंड गेम्स। ये सभी तकनीकें इस एक ही उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं, दूसरे व्यक्ति के विचारों और निर्णयों को कंट्रोल करना। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आपकी खुद की सोच गलत है और आपको हर हाल में उनकी बात माननी चाहिए, तो यह गैसलाइटिंग कहलाता है। जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार चीजें करें, तो यह भी मैनिपुलेशन का एक रूप है। जब कोई गिल्ट ट्रिपिंग करता है तो वह आपकी कॉन्शियंस को इस तरह हिट करता है कि आप खुद को बुरा महसूस करने लगें और उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन क्या मैनिपुलेशन हमेशा बुरा होता है? इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है। कई बार मैनिपुलेशन एक आत्मरक्षा का साधन भी हो सकता है। जब कोई आपको फोर्सफुली प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो, तो कभी कभी सटल मैनिपुलेशन ही वह तरीका होता है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। जब किसी टॉक्सिक व्यक्ति से निपटना हो, जब किसी नार्सिसिस्ट को उनकी ही भाषा में जवाब देना हो, तब यह एक डिफेंसिव वेपन बन सकता है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि आपको मैनिपुलेटेड होने से बचने के लिए मैनिपुलेशन को समझना होगा। अगर आप यह पहचान लेंगे कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो आप
खुद को इस खेल से बाहर निकाल सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि किसी का गुस्सा, कोई इमोशन ड्रिवन आर्ग्यूमेंट या कोई गिल्ट ट्रिपिंग हमेशा जेन्युइन नहीं होती। कई बार ये सिर्फ टैक्टिक्स होती हैं ताकि आप उनकी मर्जी के अनुसार चलें। चैप्टर 4, दी आर्ट ऑफ परसुएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वे कुछ भी कहें, लोग उनकी बात को मान लेते हैं। वे जब किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाला मना नहीं कर पाता। उनकी प्रेजेंस में एक अलग ही पावर होती है जिससे लोग उनकी बातों से सहमत होने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह है परसुएशन, यानी मनाने की कला। परसुएशन एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो इंसान के दिमाग में धीरे धीरे असर डालती है। यह कोई जबरदस्ती या मैनिपुलेशन नहीं होती, बल्कि यह एक सटल इन्फ्लुएंस होती है जिसमें सामने वाले को यह महसूस कराए बिना कि उसे प्रभावित किया जा रहा है, उसे अपनी मर्जी से आपके विचारों की ओर आकर्षित किया जाता है। एक कुशल परसुएडर वह नहीं होता जो जबरदस्ती करता है, बल्कि वह होता है जो दूसरों के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर होता है। सोचिए, जब कोई सेल्स पर्सन आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बेच देता है जिसे खरीदने का आपका कोई इरादा नहीं था, तो यह सिर्फ एक अच्छी बिक्री थी या एक प्रभावी परसुएशन टेक्निक? जब कोई नेता अपने शब्दों के जादू से हजारों लोगों को अपनी बात मानने के लिए तैयार कर देता है, तो यह सिर्फ एक भाषण था या गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति? जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी बिना किसी दबाव के आपको अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए तैयार कर लेता है, तो यह सिर्फ संयोग था या परसुएशन का प्रभाव? परसुएशन की असली ताकत इसके सटलिटी में छिपी होती है। यह किसी को मजबूर करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह किसी के सोचने के तरीके को इस तरह प्रभावित करने की कला है कि वे खुद ही आपके विचारों से सहमत हो जाएं। इसीलिए सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेस लीडर्स हों, राजनेता हों, सेल्स एक्सपर्ट्स हों या मोटिवेशनल स्पीकर्स, सभी परसुएशन की कला में निपुण होते हैं। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है और उसकी हर डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में इमोशंस का बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा परसुएडर जानता है कि तर्क, लॉजिक से ज्यादा भावनाएं, इमोशंस लोगों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि महान पब्लिक स्पीकर्स जब भी कोई बात कहते हैं तो वे केवल तथ्यों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपनी बात को इमोशंस के साथ जोड़ते हैं ताकि लोग उस विचार को सिर्फ समझें नहीं, बल्कि उसे महसूस करें। अगर आप ध्यान दें तो परसुएशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। जब कोई बच्चा अपने माता पिता से कोई महंगा खिलौना लेने के लिए जिद करता है और बार बार उन्हें मनाने की कोशिश करता है, तो वह अपनी कच्ची उम्र में ही परसुएशन का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब कोई बॉस अपने कर्मचारी को ओवरटाइम करने के लिए तैयार कर लेता है बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के, तो वह परसुएशन का खेल खेल रहा होता है। जब कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने पार्टनर को किसी खास निर्णय के लिए मनाने की कोशिश करता है, तो वह भी इस कला का इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन परसुएशन और मैनिपुलेशन में बारीक फर्क होता है। मैनिपुलेशन में सामने वाले की भावनाओं से खेलकर उसे मजबूर किया जाता है, जबकि परसुएशन में उसे एक वैकल्पिक दृष्टिकोण दिखाकर उसकी सोच को जेंटली गाइड किया जाता है। एक कुशल परसुएडर कभी भी गिल्ट ट्रिप या फियर टैक्टिक्स का सहारा नहीं लेता, बल्कि वह यह समझता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात इस तरह रखता है कि वह खुद ब खुद सहमत हो जाए। परसुएशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करता है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी की भी सोच को मोड़ सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़े बड़े ब्रांड्स अपने विज्ञापनों में सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं दिखाते, बल्कि वे हमारी भावनाओं को टारगेट करते हैं? एक परफ्यूम एड में आपको सिर्फ परफ्यूम नहीं दिखाया जाता, बल्कि आपको यह एहसास कराया जाता है कि इसे लगाने से आप ज्यादा आकर्षक और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एक कार का विज्ञापन सिर्फ कार के स्पेसिफिकेशंस पर फोकस नहीं करता, बल्कि यह आपके अंदर लग्जरी, एडवेंचर और पावर की भावना जगाता है। यही परसुएशन की असली ताकत है। यह किसी चीज को इस तरह पेश करना कि लोग उसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ाव महसूस करें।
अब सवाल यह उठता है कि क्या परसुएशन को सीखा जा सकता है? और जवाब है बिल्कुल। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। यदि आप इसे समझ लें तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इसे एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 5, खुद को डार्क साइकोलॉजी से सुरक्षित कैसे रखें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपको धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप यह समझ नहीं पा रहे कि यह हो कैसे रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है, या आपको अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर रहा है? अगर हां, तो यह जानना जरूरी है कि आप खुद को डार्क साइकोलॉजी के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि कई बार हम इस मानसिक खेल को पहचान भी नहीं पाते और धीरे धीरे उसके शिकार बनते चले जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह आमतौर पर इतनी सटल होती है कि हमें इसका एहसास ही नहीं होता। यह किसी के शब्दों में छिपी होती है, उनकी टोन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, और कई बार तो सिर्फ उनकी मौजूदगी में भी। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं, वे अपने शिकार को यह महसूस तक नहीं होने देते कि उनके साथ मैनिपुलेशन हो रही है। लेकिन अगर आप इन टेक्निक्स को पहचानना और खुद को सुरक्षित रखना सीख जाते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। खुद को डार्क साइकोलॉजी से बचाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको अपनी भावनाओं, अपनी सोच और अपनी रिएक्शंस की गहरी समझ होगी, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अक्सर मैनिपुलेटिव लोग दूसरों की इनसिक्योरिटीज को टारगेट करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज की सबसे ज्यादा परवाह है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है, और कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल बनाती है। अगर आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप दूसरों को उन कमजोरियों का फायदा नहीं उठाने देंगे। अगला कदम है इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। बहुत से लोग इसलिए मैनिपुलेट होते हैं क्योंकि वे अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को डिफाइन नहीं कर पाते। उन्हें यह नहीं पता होता कि कब उन्हें किसी की बात को सीरियसली लेना चाहिए और कब उन्हें अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए। एक मैनिपुलेटर हमेशा यह चाहेगा कि आप अपनी बाउंड्रीज को भूल जाएं और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करें। वे गिल्ट ट्रिपिंग का सहारा लेंगे, आपको ऑब्लिगेटेड महसूस कराएंगे और कई बार आपकी ही भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपनी बाउंड्रीज को मजबूत बना लेते हैं और नो कहना सीख जाते हैं, तो आप खुद को इन मानसिक खेलों से बचा सकते हैं। इसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल एनालिसिस। एक मास्टर मैनिपुलेटर हमेशा इमोशंस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि इमोशंस इंसान को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज को लॉजिकली एनालाइज करना शुरू कर दें, तो आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। जब भी कोई आपसे कुछ कहे या आपको किसी बात के लिए पुश करे, तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में सही है या यह सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप है? कई बार सिर्फ इतना सोचने भर से ही हम मैनिपुलेशन के जाल से बच सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है असर्टिवनेस। यह एक ऐसा गुण है जिसमें आप अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, लेकिन बिना किसी एग्रेशन के। एक मैनिपुलेटिव व्यक्ति तभी ताकतवर होता है जब सामने वाला कमजोर हो। लेकिन जब आप खुद पर कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी राय को साफ तरीके से रखते हैं और बिना दबाव में आए अपने फैसले लेते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को समझना भी बेहद जरूरी है। अक्सर जो लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही होते हैं। दोस्त, सहकर्मी, रिश्तेदार या कभी कभी तो हमारे सबसे करीबी लोग भी। वे धीरे धीरे हमें इमोशनल ट्रैप्स में फंसाते हैं और हमें यह एहसास तक नहीं होने देते कि वे हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। इसीलिए लोगों के वर्ड्स से ज्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई बार बार आपके सेल्फ एस्टीम को गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है या आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा है, तो यह एक रेड फ्लैग है। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ
और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। जब कोई मैनिपुलेटर देखता है कि आप अपनी वैल्यू को समझते हैं तो वे आपको कंट्रोल करने में असफल हो जाते हैं। वे हमेशा उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इमोशनल वैलिडेशन की तलाश में होते हैं, जिन्हें अप्रूवल चाहिए होता है या जो इजीली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू खुद पहचानते हैं तो कोई भी आपको गिल्ट ट्रिप करके कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए एक और जरूरी चीज है डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि कोई व्यक्ति लगातार आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उससे धीरे धीरे डिस्टेंस बना लें। यह हर बार पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जहां भी मौका मिले वहां आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस यही होता है कि आप मैनिपुलेशन के सोर्स से ही दूर हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालें। कई लोग यह सोचते हैं कि वे बार बार मैनिपुलेट होते रहते हैं और वे इससे बच नहीं सकते, लेकिन सच यह है कि डार्क साइकोलॉजी उन्हीं लोगों पर असर करती है जो इसे समझते नहीं हैं। जब आप इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को पहचानना सीख जाते हैं तो आप मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब सवाल यह उठता है, क्या आप भी कभी किसी के द्वारा मैनिपुलेट हुए हैं लेकिन आपको उस वक्त एहसास नहीं हुआ? क्या आप भी कभी गिल्ट ट्रिप, इमोशनल ब्लैकमेल या गैसलाइटिंग के शिकार हुए हैं? और अगर हां, तो क्या अब आप खुद को बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी को हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो इसे समझ लेते हैं वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गवाएं द 80-20 प्रिंसिपल की इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं और समझते हैं कि कैसे सिर्फ थोड़ी सी स्मार्टनेस आपकी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 1, वेलकम टू द 80-20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में ज्यादातर चीजें असमान रूप से बंटी होती हैं? कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा सफल होते हैं जबकि वे सभी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं? या फिर यह क्यों होता है कि किसी भी बिजनेस में सिर्फ कुछ ही कस्टमर 80% प्रॉफिट लेकर आते हैं जबकि बाकी के कस्टमर सिर्फ नाम मात्र का योगदान देते हैं? इसी रहस्य को समझाने के लिए रिचर्ड कोच ने एक पावरफुल प्रिंसिपल को दुनिया के सामने रखा, जिसे हम द 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में जो भी परिणाम मिलते हैं वे समान रूप से वितरित नहीं होते, बल्कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। यह रूल बिजनेस, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स हर जगह लागू होता है। लेकिन क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया? हम में से ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे 80-20 का एक छुपा हुआ खेल होता है। उदाहरण के लिए, दुनिया के 80% पैसे केवल 20% लोगों के पास हैं। किसी भी कंपनी के 80% प्रॉफिट्स सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या कस्टमर्स से आते हैं। हमारी 80% खुशियां केवल 20% एक्टिविटीज से जुड़ी होती हैं, लेकिन हम इसे अनदेखा करते हुए अपने समय और एनर्जी को उन चीजों में लगाते रहते हैं जिनका हमारी सफलता और खुशी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यहां एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर हम उन 20% महत्वपूर्ण चीजों को पहचान लें जो हमारे 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं? अगर हम अपनी लाइफ में उन खास एक्टिविटीज पर ध्यान केंद्रित करें तो क्या हम कम मेहनत में ज्यादा सफलता नहीं हासिल कर सकते? यही द 80-20 प्रिंसिपल का असली जादू है। रिचर्ड कोच ने इस किताब को लिखने से पहले दुनिया के कई सफल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स की स्टडी की और पाया कि जो लोग इस प्रिंसिपल को समझते हैं वे दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। वे अपने 80% बेकार एफर्ट्स को छोड़कर केवल उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असली फर्क डालती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम समय में अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। अब जरा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो सिर्फ आपका समय और एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप उन 20% एफर्ट्स को पहचान सकते हैं जो आपके 80% गोल्स को पूरा करने में मदद कर सकते हैं? 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक लॉ है।
जिसे हर इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक बिजनेस ऑनर हों, एक एम्प्लॉय हों, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हो, यह प्रिंसिपल हर किसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैप्टर 2, हाउ टू थिंक 80-20। क्या आप अपनी जिंदगी में हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि सफलता आपकी पहुंच से दूर है? क्या आप हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट्स आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते? अगर हां, तो इसका कारण यह है कि आप अभी तक 80-20 थिंकिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर रहे। यह अध्याय हमें यह समझाने के लिए लिखा गया है कि कैसे हम अपनी सोच को 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से बदल सकते हैं और कम मेहनत में ज्यादा सफलता पा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हर चीज में बराबर मेहनत करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर 10 घंटे काम करेंगे तो 5 घंटे से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिचर्ड कोच इस गलत फहमी को तोड़ते हुए बताते हैं कि हमारी सोच को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। यह दुनिया हमेशा बैलेंस्ड एफर्ट्स पर काम नहीं करती। असल में यह अनबैलेंस्ड रिजल्ट्स पर चलती है। 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं। लेकिन जब तक हम इसे समझते नहीं, तब तक हम अपने समय और ऊर्जा को उन 80% एफर्ट्स पर खर्च करते रहते हैं जिनका कोई खास फायदा नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें इस 80-20 थिंकिंग को अपनाने की जरूरत क्यों है? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि यह हमें स्मार्ट वर्क सिखाता है, हार्ड वर्क नहीं। सोचिए, अगर आप अपने बिजनेस में उन 20% कस्टमर्स को पहचान लें जो आपके 80% प्रॉफिट्स लाते हैं, तो क्या आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते? अगर आप अपनी लाइफ के उन 20% लोगों को पहचान लें जो आपकी 80% खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या आप ज्यादा खुश नहीं रह सकते? यही 80-20 माइंडसेट की असली ताकत है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम अपने हर डिसीजन को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम हर चीज को समान रूप से देखने के बजाय यह सोचने लगते हैं कि कौन सी चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं और कौन सी चीजें सिर्फ हमारी एनर्जी बर्बाद कर रही हैं। यह सोच हमें एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाती है जो अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस हासिल कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या यह जरूरी है कि आप हर चैप्टर को समान रूप से पढ़ें? नहीं। 80-20 थिंकिंग कहता है कि आपको उन 20% टॉपिक्स को पहचानना चाहिए जिनसे 80% सवाल पूछे जाने की संभावना है। इससे आपकी पढ़ाई स्मार्ट और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो यह जरूरी नहीं कि आप हर छोटे मोटे काम में उलझे रहें, बल्कि आपको उन 20% टास्क्स को पहचानना होगा जो आपके बिजनेस को 80% ग्रोथ दे सकते हैं। 80-20 थिंकिंग केवल वर्क और बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। हम में से कई लोग हर रोज उन एक्टिविटीज में समय बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे भविष्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं, और उन कामों में लगे रहते हैं जिनका हमारी लाइफ पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम 80-20 थिंकिंग को अपनाकर अपनी लाइफ को फिल्टर करना सीख लें, तो हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब यह सोचिए कि अगर आप अपने दिन भर की एक्टिविटीज को एनालाइज करें और उन 20% एक्टिविटीज को चुनें जो आपकी 80% सफलता और खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। जब आप इस अनबैलेंस्ड रियलिटी को स्वीकार कर लेंगे, तो आप अपने समय, एनर्जी और रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। 80-20 माइंडसेट को अपनाने का सबसे पहला स्टेप है ऑब्सेशन विद एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि हमें हर चीज को इस नजरिए से देखना चाहिए कि क्या यह हमारी लाइफ में असली फर्क डाल रही है या नहीं। क्या यह काम वाकई हमारे लिए जरूरी है, या हम इसे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा करना सिखाया गया है। अगर यह काम हमारी 80% सफलता में योगदान नहीं दे रहा, तो क्या हमें इसे करने की जरूरत है? यह एक पावरफुल क्वेश्चन है जो हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। जब आप इस सोच को अपनाने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ अमेजिंग चेंजेस होने लगेंगे। आप कम मेहनत करके भी ज्यादा रिजल्ट्स पाने लगेंगे।
आप उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर देंगे जो आपकी लाइफ में कोई खास वैल्यू नहीं रखती। आप प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा एंजॉय करने लगेंगे, क्योंकि आप केवल उन्हीं चीजों पर समय खर्च करेंगे जो वाकई में मायने रखती हैं। चैप्टर 3, Why your strategy is wrong। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वह सफलता नहीं मिल रही जिसकी आपको उम्मीद थी? क्या आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ, करियर या बिजनेस के लिए जो स्ट्रेटजी चुनी है वह सही है, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स आपकी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं आ रहे? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी ही गलत हो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सफलता के लिए एक परंपरागत रास्ता चुनते हैं, लेकिन रिचर्ड कोच हमें बताते हैं कि पारंपरिक रणनीतियां अक्सर हमें गलत दिशा में लेकर जाती हैं। हम अपना समय, ऊर्जा और रिसोर्सेज उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो असल में हमारी ग्रोथ में बहुत कम योगदान देती हैं। यही कारण है कि हमें 80-20 प्रिंसिपल को अपनाने की जरूरत है, जिससे हम सही चीजों पर फोकस कर सकें और बेकार की मेहनत को छोड़ सकें। क्यों पारंपरिक सोच हमें पीछे छोड़ देती है और क्यों हमें अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है? आमतौर पर जब भी हम किसी भी क्षेत्र में सफल होने की कोशिश करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें बस ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा समय देना होगा और ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन यह गलतफहमी हमें लंबे समय तक सफलता से दूर रखती है। असल में अगर हम सही दिशा में काम नहीं कर रहे तो चाहे हम कितना भी एफर्ट लगा लें, हमें बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सक्सेस इज नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। दुनिया के ज्यादातर बिजनेस और इंडिविजुअल्स अपनी स्ट्रेटजी को गलत तरीके से प्लान करते हैं। वे हर चीज को बराबर महत्व देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि असली ग्रोथ सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों से ही आती है। उदाहरण के लिए, बहुत से बिजनेस अपने सभी कस्टमर्स को समान रूप से ट्रीट करते हैं, लेकिन असल में उनके 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर्स से आते हैं। फिर भी वे अपनी एनर्जी को उन 80% कस्टमर्स पर भी खर्च करते रहते हैं जो उन्हें खास फायदा नहीं पहुंचाते। यही गलती लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। वे अपने समय और एनर्जी को उन एक्टिविटीज में लगा देते हैं जिनका उनकी असली सफलता और खुशी से कोई लेना देना नहीं होता। अब सोचिए, अगर हम अपनी इस गलत सोच को बदल दें तो क्या होगा? अगर हम यह समझ जाएं कि कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी सिर्फ समय बर्बाद कर रही है, तो क्या हम अपनी लाइफ में तेजी से ग्रो नहीं कर सकते? रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हम किन चीजों पर जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा। जब हम इस पहचान को विकसित कर लेंगे, तभी हम सही दिशा में काम कर पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां और सफल लोग अपनी रणनीति को कैसे सेट करते हैं? वे कभी भी हर चीज पर एक समान मेहनत नहीं करते। वे पहले यह समझते हैं कि कौन सी चीजें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं और फिर अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियां कम रिसोर्सेज में भी मार्केट में लीड कर जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां लगातार संघर्ष करती रहती हैं। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर। हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा प्लानिंग करनी होगी, ज्यादा काम करना होगा। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि ज्यादातर मामलों में लेस इज मोर। जब हम बेकार के एफर्ट्स को हटा देते हैं और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करते हैं जो असली रिजल्ट लाती हैं, तो हम कम समय में ही ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। अब जरा अपनी लाइफ पर नजर डालिए। क्या आप भी उन चीजों पर ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं जो आपकी सफलता में कोई बड़ा योगदान नहीं देती? क्या आप भी उन कामों में उलझे हुए हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को 80-20 थिंकिंग के हिसाब से रीडिजाइन करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको सही जगह मेहनत करनी चाहिए। एक बार जब हम अपनी गलत स्ट्रेटजी को पहचान लेते हैं और उसे 80-20 अप्रोच के हिसाब से बदल लेते हैं, तो हमारी लाइफ में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं,
हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और हमें अपने एफर्ट्स का असली परिणाम दिखने लगता है। चैप्टर 4, सिंपल इज ब्यूटीफुल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी इतनी जटिल क्यों लगती है? क्यों हम हर काम को इतना मुश्किल बना देते हैं कि वह बोझ लगने लगता है? हम जितना ज्यादा चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, वे उतनी ही उलझती जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का असली राज जटिलता में नहीं बल्कि सरलता में छिपा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें यही सिखाते हैं कि कैसे सिंप्लिसिटी ही असली पावर है और क्यों हमें अपनी लाइफ, बिजनेस और हर काम में अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर देना चाहिए। हम बचपन से ही सीखते हैं कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा सोचना होगा और हर चीज को बहुत गहराई से समझना होगा। लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे अमीर बिजनेसमैन और सबसे खुशहाल इंसान वे होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया है। उन्होंने उन चीजों को छोड़ दिया है जो जरूरी नहीं थीं और सिर्फ उन चीजों पर फोकस किया है जो वाकई में मायने रखती हैं। यही 80-20 प्रिंसिपल हमें सिखाता है, कम चीजों पर फोकस करो लेकिन गहराई से करो। हमारी दुनिया में जितनी भी महान चीजें बनाई गई हैं, वे सभी सिंप्लिसिटी की वजह से सफल हुई हैं। सोचिए, एप्पल के प्रोडक्ट्स को वे बाकी कंपनियों की तुलना में कितने आसान और यूजर फ्रेंडली होते हैं। फेसबुक, गूगल, अमेज़न, ये सभी कंपनियां सिंप्लिसिटी के सिद्धांत पर चलती हैं। ये कभी भी चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल नहीं बनाते। ये जानते हैं कि लोग वही पसंद करते हैं जो इस्तेमाल में आसान हो। लेकिन आम जिंदगी में हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम चीजों को जितना संभव हो उतना मुश्किल बना देते हैं। हम काम को पूरा करने के बजाय उसकी प्लानिंग में ही फंस जाते हैं। हम सफलता की राह पर चलने के बजाय खुद ही अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते हैं। सिंप्लिसिटी न केवल हमारी लाइफ को आसान बनाती है, बल्कि यह हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश भी बनाती है। जब हम कम चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से सोचता है, हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और हमारे रिजल्ट्स भी शानदार होते हैं। अगर हम अपनी लाइफ की हर चीज को सिंप्लीफाई कर दें, चाहे वह हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों या हमारी दिनचर्या, तो हम खुद को ज्यादा फ्री महसूस करेंगे और हमारी सफलता भी पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। क्या आप भी अनावश्यक जटिलताओं में उलझे हुए हैं? क्या आप भी दिन भर ऐसे कामों में फंसे रहते हैं जिनका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है? क्या आप भी बार बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपकी सफलता में कोई बड़ा योगदान नहीं देती? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ से कॉम्प्लेक्सिटी को हटाएं और सिंप्लिसिटी को अपनाएं। हमें अपनी हर स्ट्रेटजी को जितना संभव हो उतना आसान बनाना चाहिए। अगर हम बिजनेस में हैं, तो हमें उन 20% प्रोसेसेस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे 80% रिजल्ट्स लाते हैं। हमें उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देते हैं और बाकी सब कुछ एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें उन फ्यू इंपॉर्टेंट एक्शंस पर फोकस करना चाहिए जो हमें तेजी से वहां तक पहुंचा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें मानसिक शांति देता है। जब हमारी लाइफ में कम चीजें होती हैं, तो हमारे पास ज्यादा क्लैरिटी होती है। हम आसानी से तय कर पाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही कारण है कि सबसे सफल लोग अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, लेकिन जो होती हैं वे हाई वैल्यू की होती हैं। जो लोग अपनी लाइफ को सिंपल बना लेते हैं, वे बाकी लोगों की तुलना में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वे अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हैं, वे सही डिसीजन लेते हैं और वे कभी भी फालतू चीजों में उलझते नहीं हैं। उनकी सफलता का रहस्य सिर्फ एक चीज में छिपा होता है, दे फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी लाइफ में इस सोच को कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है हर चीज को सवालों के नजरिए से देखना। क्या यह काम वाकई में जरूरी है? क्या यह काम मेरी सफलता में योगदान दे रहा है? क्या यह काम मुझे खुशी दे रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। हर दिन अपनी एक्टिविटीज को देखिए और सिर्फ उन 20% चीजों को चुनिए
जो आपकी 80% प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। चैप्टर 5 द टॉप 10 बिजनेस यूजेस ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे कर लेती हैं, जबकि बाकी कंपनियां सालों तक संघर्ष करती रहती हैं? क्यों कुछ बिजनेस कम रिसोर्सेज में भी जबरदस्त प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि कई बिजनेस बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी घाटे में चले जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक सीक्रेट में छिपा है, द 80-20 प्रिंसिपल। यह सिद्धांत सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो हर सफल बिजनेस का हिस्सा होता है। रिचर्ड कोच इस अध्याय में हमें बताते हैं कि कैसे यह सिंपल लेकिन गेम चेंजिंग प्रिंसिपल बिजनेस की दुनिया में चमत्कार कर सकता है। दुनिया के हर सफल बिजनेस में यह नियम लागू होता है कि उनके 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% इनपुट्स से आते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी बिजनेस की 80% सेल्स सिर्फ 20% कस्टमर्स से आती हैं। 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से आता है। 80% ग्रोथ सिर्फ 20% स्ट्रेटजीज से होती है। लेकिन ज्यादातर बिजनेस इस सच को नहीं पहचानते। वे अपनी एनर्जी, समय और पैसे को उन चीजों में लगाते रहते हैं जो बहुत कम रिजल्ट्स देती हैं। यही कारण है कि बहुत सारी कंपनियां अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद फेल हो जाती हैं। अगर किसी बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है तो उसे सबसे पहले उन वाइटल फ्यू एलिमेंट्स को पहचानना होगा जो उसकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर बिजनेस करते हैं वह यह है कि वे अपने सभी प्रोडक्ट्स, सभी कस्टमर्स और सभी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समान रूप से ट्रीट करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही चीजें असली ग्रोथ लाती हैं। अगर एक बिजनेस सिर्फ उन हाई वैल्यू एरियाज पर फोकस करे तो वह कम मेहनत में ही ज्यादा सफलता हासिल कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सभी ने 80-20 प्रिंसिपल को अपनाया है। एप्पल अपने 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% प्रोडक्ट से कमाता है, जो आईफोन, मैकबुक और आईपैड्स हैं। अमेज़न अपनी 80% सेल्स सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स से करता है। गूगल अपनी 80% इनकम सिर्फ 20% एडवर्टाइजर से जनरेट करता है। यही कारण है कि ये कंपनियां इतनी तेजी से ग्रो करती हैं, क्योंकि वे बेकार की चीजों पर ध्यान नहीं देती। अगर किसी भी बिजनेस को 80-20 प्रिंसिपल के अनुसार चलाया जाए तो वह अपने कंपीटिटर्स से बहुत आगे निकल सकता है। मान लीजिए, अगर किसी कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो क्या उसे बाकी के 80 प्रोडक्ट्स पर अपनी एनर्जी बर्बाद करनी चाहिए? अगर किसी बिजनेस के 100 कस्टमर्स हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही बार बार खरीदारी करते हैं, तो क्या उसे बाकी के 80 कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? रिचर्ड कोच कहते हैं कि नो, असली सफलता तब मिलती है जब बिजनेस सिर्फ उन कस्टमर्स, उन प्रोडक्ट्स और उन मार्केटिंग चैनल्स पर ध्यान देता है जो सबसे ज्यादा फायदा देते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजनेस ऑपरेशंस, टीम मैनेजमेंट और इनोवेशन में भी लागू होता है। किसी भी कंपनी के 80% काम सिर्फ 20% एम्प्लॉइज करते हैं। 80% इनोवेशन सिर्फ 20% आइडियाज से आता है। 80% इफेक्टिविटी सिर्फ 20% टूल्स और टेक्नोलॉजी से आती है। अगर कोई बिजनेस अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है तो उसे उन 20% चीजों की पहचान करनी होगी जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही हैं। जब कोई बिजनेस 80-20 थिंकिंग को अपना लेता है तो उसकी पूरी रणनीति बदल जाती है। वह बिजनेस जो पहले हर चीज पर समान रूप से मेहनत कर रहा था, अब सिर्फ उन हाई इंपैक्ट एरियाज पर ध्यान देता है। इससे उसका समय बचता है, उसका खर्च कम होता है और उसका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां रातों रात सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां अपनी जगह पर ही ठहरी रहती हैं। अगर आप भी बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि आपकी ग्रोथ के लिए असली वजह क्या है। कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाते हैं, कौन से कस्टमर्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं, कौन से मार्केटिंग चैनल्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे तब आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगा पाएंगे। चैप्टर 6 वर्क लेस, अर्न एंड एंजॉय मोर। क्या आपको लगता है कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर आप दिन रात काम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते? अगर हां, तो यह अध्याय
आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। रिचर्ड कोच हमें सिखाते हैं कि सफलता और संपत्ति का सीधा संबंध ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क करने से है। द 80-20 प्रिंसिपल यह साबित करता है कि आप कम काम करके भी ज्यादा कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हम बचपन से यह सीखते आए हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। अगर हमें सफलता पानी है तो हमें खुद को पूरी तरह से झोंक देना होगा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग दिन रात काम नहीं करते? क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या इलॉन मस्क हर छोटी छोटी चीज खुद करते हैं? नहीं, वे सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। वे उन 20% कामों को चुनते हैं जो उनके 80% रिजल्ट्स लाते हैं। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहते हैं तो आपको मेहनत कम करनी होगी, लेकिन सही जगह पर करनी होगी। आपको अपनी दिनचर्या में से उन कामों को निकालना होगा जो आपके लिए कोई असली वैल्यू नहीं बना रहे हैं। अगर हम ध्यान दें तो हमारी जिंदगी में 80% स्ट्रेस सिर्फ 20% चीजों की वजह से होता है। 80% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते क्योंकि वे दिन भर उन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं जो उनके लिए मायने ही नहीं रखती। 80% लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने समय का 80% हिस्सा उन कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई बड़ा फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम इस सोच को बदल दें और सिर्फ उन 20% चीजों पर फोकस करें जो हमें असल में खुशी और पैसा देती है, तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। हमें अपने वर्किंग आवर्स को कम करना चाहिए और सिर्फ उन हाई वैल्यू एक्टिविटीज पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा फायदा दें। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको उन क्लाइंट्स और प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए जो आपकी 80% इनकम लाते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको उन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए जो आपको ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा सैलरी दिला सकती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको उन 20% टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जो 80% एग्जाम में आते हैं। यह सिद्धांत सिर्फ मनी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में उन 20% लोगों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देते हैं, तो आपकी लाइफ कितनी आसान और खुशहाल हो जाएगी। अगर आप सिर्फ उन 20% एक्टिविटीज में समय बिताएं जो आपको सुकून और आनंद देती हैं, तो आपकी लाइफ में एक नया बैलेंस आ जाएगा। हमें अपनी इनकम सोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पर निर्भर रहते हैं और खुद को दिन रात काम में फंसा लेते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी इनकम के 80% हिस्से को सिर्फ 20% एफर्ट से कमाने की कोशिश करते हैं। वे अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, अपने स्किल्स को मोनेटाइज करते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें पैसिव इनकम दे सकती हैं। यही वजह है कि वे ज्यादा काम किए बिना भी अमीर बन जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी लाइफ में इस सोच को कैसे अपनाएं। इसका सबसे पहला स्टेप यह है कि आप अपनी डेली रूटीन को एनालाइज करें। पूरे दिन में कौन से ऐसे 20% काम हैं जो आपके 80% रिजल्ट्स देते हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो आपका ज्यादातर समय खा जाते हैं लेकिन उनका कोई रियल इंपैक्ट नहीं है? कौन से ऐसे कस्टमर्स, क्लाइंट्स या टास्क्स हैं जो आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, तब आप अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा एंजॉयबल बना पाएंगे। अगर आप अपने वर्कलोड को कम कर देते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं, तो आप न सिर्फ ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, बल्कि अपनी लाइफ को भी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। आपको अपने दिन भर की एनर्जी को उन चीजों में नहीं लगाना चाहिए जो बेकार हैं। आपको उन कामों को एलिमिनेट करना चाहिए जो आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ उन चीजों को रखना चाहिए जो असली वैल्यू देती हैं। चैप्टर 7, द 7 हैबिट्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या आपको लगता है कि खुशी हासिल करना मुश्किल है? क्या आप भी अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता और ज्यादा चीजें हासिल करने के बावजूद अंदर से खुश नहीं हैं? असली खुशी हमारी बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि हमारी हैबिट से आती है। अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ उन 20% एक्टिविटीज पर ध्यान दें जो हमें 80% खुशी देती हैं, तो हम बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के ज्यादा संतुष्ट
और खुशहाल महसूस कर सकते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें प्रमोशन मिल जाए, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो, अगर हमें बेहतर गाड़ी या बड़ा घर मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों के पास सब कुछ है वे भी हमेशा खुश नहीं रहते? रिचर्ड कोच बताते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं और किन आदतों को अपनाते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में सिर्फ उन हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज पर ध्यान दें जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं, तो हम अपने हर दिन को ज्यादा संतोषजनक और खुशनुमा बना सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि खुशी अचानक मिलती है या फिर यह किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी को एक हैबिट की तरह डेवलप किया जा सकता है। अगर हम कुछ सिंपल बट पावरफुल हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें, तो हमें खुशी पाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपनी रिलेशनशिप्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी 80% खुशी सिर्फ 20% रिश्तों से आती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि वे खुद अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। असली खुशी उन रिश्तों से आती है जो हमें प्यार, समर्थन और समझ देते हैं। हमें उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए जो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, और उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारे लिए नेगेटिविटी लाते हैं। हमें अपनी पैशंस और हॉबीज पर भी ध्यान देना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हमें असली खुशी किस चीज से मिलती है। अगर हम अपनी जिंदगी में उन 20% एक्टिविटीज को पहचान लें जो हमें 80% खुशी देती हैं, तो हम हर दिन को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। चाहे वह म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो या ट्रैवलिंग, जो भी चीज आपके दिल को खुशी देती है उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। खुशी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लेते हैं। बहुत से लोग या तो अपने अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपने आज पर फोकस करते हैं वे अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। हमें यह सीखना होगा कि कैसे छोटे छोटे पलों में भी खुशी को महसूस किया जाए, क्योंकि असली जिंदगी इन्हीं लम्हों में छिपी होती है। अगर हम अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता को अपनाएं, तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ सकती है। बहुत से लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है, और इस वजह से वे हमेशा असंतोष में जीते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो उनके पास पहले से हैं, वे खुद को ज्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारे दोस्त हों, हमारी सेहत हो या फिर कोई और छोटी छोटी खुशियां। अगर हम अपनी लाइफ में दूसरों की मदद करने की आदत डाल लें, तो हमें अंदर से गहरी खुशी मिल सकती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि खुशी सिर्फ सेल्फ अचीवमेंट से मिलती है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा संतोष तब महसूस होता है जब हम किसी और के जीवन में बदलाव लाते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या किसी को इंस्पायर करते हैं, तो हमें जो खुशी मिलती है वह किसी भी बड़ी उपलब्धि से ज्यादा गहरी होती है। हमें अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ दिमाग और शरीर के बिना असली खुशी को महसूस करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी फूड को शामिल करें, तो न सिर्फ हमारी एनर्जी बढ़ेगी, बल्कि हमारी खुशी का स्तर भी कई गुना बढ़ जाएगा। कंक्लूजन: अगर आपने द 80-20 प्रिंसिपल को सही से समझ लिया है, तो अब आप जान चुके होंगे कि सफलता और खुशी ज्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि सही चीजों पर ध्यान देने से मिलती है। रिचर्ड कोच ने हमें यह सिखाया कि हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% प्रयासों से आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन से काम हमें असली रिजल्ट्स देते हैं और कौन से सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ
करियर और बिजनेस में दी 80-20 प्रिंसिपल को अपनाते हैं तो आप ज्यादा पैसा, ज्यादा सफलता और ज्यादा खुशी पा सकते हैं, वो भी कम मेहनत में। आपको अपनी डेली रूटीन को देखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि कौन से 20% कार्य आपके 80% रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं। एक बार जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन में बेकार के कामों को एलिमिनेट कर सकते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो असली वैल्यू लाती हैं। तो अब यह आप पर निर्भर करता है, क्या आप भी बिना मतलब की मेहनत में फंसे रहना चाहते हैं या फिर आप स्मार्ट वर्क करके कम समय में ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो द 80-20 प्रिंसिपल को अपनाइए। उन कामों को छोड़ दीजिए जो आपको आगे नहीं बढ़ाते और उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए जरूरी हैं।